नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जाली वसीयत। 4 कमरों के एक बड़े से मकान के बड़े से सुंदर से गोबर से लिपे पुते साफ सुथरे आंगन में निबाड़ की बुनी हुई खटिया पर अवंतिका जी बैठी थीं। दाहिने हाथ में छड़ी अवश्य पकड़ी थी और छड़ी के ऊपर वाले हिस्से में अपने चेहरे को टिकाए सामने ही देख रही थीं। गोबर से साफ सुथरे लिपे पुते आंगन के बीच में तुलसी का चौरा, कोने कोने में थोड़ी जगह छूटी जिसमें सुंदर फूलों के पौधे लगे बहुत सुंदर बना के रखा था घर को। उनकी छोटी पुत्रवधू सुहानी ने अवंतिका जी देख रही थी और सोच रही थी। खटिया पर बैठी अपने छोटे लड़के मुकेश का इंतजार कर रही थी। वक्त जो न दिखाया सो थोड़ा। अपने जमींदार पति राधे श्याम जी का वक्त भी देखा। वह रुतबा, वह नौकर चाकर, वह ऐशो आराम, क्या दिन थे वो भी। यह मुकेश कहाँ रह गया क्या पता। कुछ बोल कर गया था क्या तुम्हें बहू? नहीं माँ, अगर मुझे बोलते तो आपको भी बोल कर ही जाते ना। तुलसी के चौरे में दिया रखते रखते उनकी बहू सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। शाम होने को आई माँ, थोड़ी देर में हवा ठंडी होने लगेगी। अपन अंदर चलकर बैठते हैं ना। हाँ, ठीक ही कहा तुमने। दरवाजे के बाजू से जो तखत रखा है ना, चलो चलकर वहीं बैठते हैं। सुहानी का हाथ पकड़कर उठते उठ के अवंतिका जी बोली थी। दरवाजे पर नजर तो माँ को रखना ही है। अपने बेटे का इंतजार जो है। मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी सुहानी। दादी, आज एक बात मानोगी मेरी? मुकेश की बिटिया रिया मुस्कुरा कर बोल पड़ी थी। बाबा ने अपने परिवार का इतिहास कभी नहीं बताया। पूछो तो चुप्पी साथ जाते थे। गांव वालों से इधर से उधर से सुनने में आता है कि दादाजी तो बहुत बड़े जमींदार थे। अपन क्यों इस छोटे से मकान में रहते हैं दादी? कहाँ गया हम वह बड़ा सा महल? प्रश्न पूछती नजरों से रिया अपनी दादी अवंतिका को देख रही थी। कहाँ है अपना मकान छोटा? 4 कमरे हैं, बाहर इतना बड़ा आंगन है, तू इसे छोटा कहती है? रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी अवंतिका जी। तुम भी बात को गोल गोल घुमा रही हो दादी। बाबा की तरह मुंह फुलाकर रिया बोली थी। ठीक है, आज बताती हूँ। लंबी सी एक सांस खींचकर अवंतिका बोली। बीच में से कुछ भी पूछेगी नहीं, ना ही कुछ बोलेगी। इस शर्त पर। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी। तुम शुरू करो दादी। अवंतिका जी के पाँव के पास सुहानी और रिया दोनों ही बैठ गई थीं। बहुत पहले की बात है। चरखारी के जमींदार थे राधे श्याम जी। उनकी पत्नी अवंतिका जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की सदाचारी और मितभाषी थी। कम बोलना पर मीठा बोलना उनका स्वभाव था। उस समय की जमींदार पत्नियों से बिल्कुल ही अलग थी। वो गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बेहद खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी। वह जमींदार बाबू भी बहुत कड़े मिजाज के थे, परंतु नशा इत्यादि करना, शराब पीना या अन्य महिलाओं से संबंध रखना जैसे दो दुष्कर्म कुछ नहीं था उनमें। बहुत जमीन जायदाद थी और राधे श्याम जी बड़े सुचारू रूप से चलाते थे। कालक्रम में 2 पुत्र हुए उनके, बड़ा राजेश और छोटा मुकेश। मुकेश की उम्र में राजेश की उम्र में 3 साल का फर्क था। राजेश पढ़ाई में बहुत तेज, स्वभाव में बहुत धूर्त और कुटिल था। अहंकार से भरा, जैसे आम तौर पर जमींदार के बच्चे होते हैं। परंतु मुकेश बहुत सीधा सरल, सच्चा, कम बोलने वाला, परंतु समस्या की जड़ तक पहुंचने वाला और उसे ठीक करने की कुवत करने वाला। जाहिर है कि सारे गांव वासियों में, मजदूरों में मुकेश ही ज़्यादा लोकप्रिय और पसंदीदा इंसान था। यह भी राजेश के लिए एक जलन का विषय था। वक्त बीतता गया, दोनों बड़े होते गए। उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। पढ़ाई में बहुत होशियार थे राजेश,
परंतु खेतों में मजदूरों के बीच जाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। गरीबों पर रौब जमाना उन्हें खूब आता था। राधे श्याम जी राजेश पर बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जमींदारी को संभालने की कुवत सिर्फ राजेश में है। वक्त चलता रहा अपनी रफ्तार से। वक्त की एक खासियत है जो आमतौर पर इंसान समझ नहीं पाता है। वक्त कभी न कभी हर इंसान पर मेहरबान होता है। कुछ नासमझ लोगों को उस वक्त यह लगता है कि वह एक ही राजा है दुनिया में और कोई नहीं। शायद सांस लेने के लिए अवंतिका थोड़ा रुक गई थी। जाने क्या सोचकर थोड़ा मुस्कुरा रही थी वह। राजेश एलएलबी की पढ़ाई के लिए शहर चले गए थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। राधे श्याम जी थोड़े अस्वस्थ रहने लगे थे। पिता की अस्वस्थता देखते हुए मुकेश ने बतौर स्वाध्यायी परीक्षाएं थी बीए की परीक्षा दे दी थी। जमीन जायदाद की देखभाल सब मुकेश ही करते थे, परंतु पिता की सलाह लेकर। इधर थोड़ी दिनों में राजेश ने भी वकालत की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की और शहर में वकालत की शुरुआत की। इधर गांव में राधे श्याम जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उधर शहर में राजेश की वकालत उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगी और उनका नाम फैलने लगा। इधर राधे श्याम जी को अपना अंत समय निकट जान पड़ा। उन्होंने अपने खुद के वकील को बुलवाया और उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई और उस पर मेरे और वकील साहब के दस्तखत तो थे ही और 2 गवाहों के दस्तखत भी थे जिन्हें वकील साहब शहर से ले आए थे। राधे श्याम जी ने कैसी वसीयत बनवाई थी? इतने बड़े जमींदार का बेटा मुकेश छोटे से मकान में क्यों रहता था? वह महल, वह जमीन, वह जायदाद क्या हुई, कहाँ गई? इधर राजेश जी की वकालत बहुत चलने लगी थी। विवाह योग्य कन्या जिन अमीरों के यहाँ थी उन सब की नज़र राजेश पर थी। नामी गिरामी वकील हो, पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता हो, ऐसा दामाद किसे पसंद न होता। पर राजेश की नज़र आरती पर थी। अमीर घर से ताल्लुक रखती थी, माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिताजी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, यह खबर तो राजेश के पास आ ही रही थी। इससे पहले कि पिताजी परलोक गमन करें और उसकी शादी में व्यवधान हो, राजेश ने कोर्ट में विवाह करके दुल्हन को सीधे अपने साथ गांव ले जाने में ही भलाई समझी। एकाएक राजेश के साथ उसकी दुल्हन को देखकर अवंतिका जी और राधे श्याम दोनों ही अवाक रह गए थे। अप्रसन्न होने के बावजूद उन्होंने नई दुल्हन को आशीर्वाद दिया और गांव भर में एक बृहद भोज का भी आयोजन किया। यथारीति गांव के लोगों ने खूब छक्के खाना खाया और कानाफूसी भी की। इस शादी के बारे में शहर में पली बड़ी वहीं के रीति रिवाजों में रमी रची बसी नई दुल्हन आरती को गांव का माहौल कतई नहीं भाया। वह अपनी सास ससुर की इच्छा का मान न रखते हुए अपने पति राजेश के साथ रवाना हो गई वापस शहर। राधे श्याम जी अस्वस्थ तो चल ही रहे थे, राजेश और आरती के व्यवहार से उन्हें बेहद तकलीफ हुई। अपने मन की व्यथा अवंतिका जी से साझा करते अवश्य और अवंतिका जी उन्हें नए चाल चलन का हवाला देकर समझाती, परंतु इस व्यथा को अधिक दिन झेल नहीं सके। मन की व्यथा मन में लिए एक दिन परलोक सिधार ही गए राधे श्याम जी। हाय राम, ताऊ जी ने आपसे और दादाजी से बगैर बोले ही शादी कर ली थी क्या? रिया बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी दादी अवंतिका से पूछ रही थी। अब तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। अपने बीच में तो यही शायद थी कि तू कुछ नहीं पूछेगी, फिर तू बीच में क्यों बोली? सॉरी 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 दादी, प्लीज चालू रखो कहानी प्लीज। अब कुछ नहीं बोलूंगी सच में। अवंतिका के घुटनों पर प्यार से अपना सिर रख दिया था रिया ने। सुहानी मुस्कुरा रही थी रिया को देखकर। थोड़ी देर रुककर सांस लेने के बाद
अवंतिका ने फिर से कहानी शुरू की। 13 दिनों के रस्मों रिवाज पूरा होने के तुरंत बाद राजेश अपनी पत्नी को लेकर सीधे शहर चले गए। वक्त की बड़ी कमी का हवाला देकर जिंदगी चलती रही। जमींदार, अवंतिका जी और मुकेश मिलकर संभालते रहे। राजेश जी सच में अपनी वकालत में ही व्यस्त हो गए, परंतु आरती का मन सच पूछा जाए तो सुहानी जैसा खरा नहीं था। जितनी कुटिल थी उसके पिता उससे कहीं अधिक कुटिल थे। उन दोनों के मन में पहले यह बात आई कि सारी जमींदारी क्या मुकेश हड़प लेंगे। संसार में अधिकतर यही देखा गया है कि जिसके पास अधिक दौलत होती है उसे थोड़ा और दौलत की चाह उतनी ही अधिक होती है। सो आरती ने धीरे धीरे राजेश को भड़काना शुरू किया। वैसे भी राजेश को अपने सगे भाई मुकेश से कभी भी लगाव नाम की चीज नहीं रही। आरती के षड्यंत्र में फंसते उसे देर नहीं लगी। मन ही मन पैंच कसते हुए वह दोनों एक दिन बिना किसी सूचना के गांव पहुंच गए। माँ पिताजी के परलोक गमन जाने के बाद कायदे से पिताजी की सारी दौलत दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। मुझे तो इतना समय नहीं मिलता कि यहाँ आकर देखभाल कर सकूं। तो मेरे हिस्से की जमीन आप मुझे सौंप दें तो अच्छा है। बिना शर्म लिहाज राजेश माँ के सामने खड़े होकर बोल पड़ा। मुकेश भौचक्का होकर बड़े भाई का मुंह देखते रह गया। अवंतिका ने अपने आप को संभाला। वकालत करते करते बहुत कायदा सीख गए हो राजेश तुम। छोटा सा शिष्टाचार परंतु भूल गए तुम राजेश। जब तक मैं जीवित हूँ यह जमींदारी मैं देखभाल करूँगी। मेरी मदद के लिए मुकेश है, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। और मेरे मरने के बाद ही यह जमींदारी 2 हिस्सों में बटेगी, उससे पहले नहीं। वैसे भी जमीन जायदाद का काम तुम देखते ही कब थे, और तुम्हें विशेष रुचि भी तो नहीं थी। आज कैसे याद आ गई। अवंतिका के शब्द राजेश के ऊपर मानो कोड़े जैसे बरस रहे थे। राजेश को असहाय हो रहा था। 2 दिन बाद ही राजेश अपनी पत्नी को लेकर वहां से रवाना हो गए। शहर जब दाल नहीं गली तो आरती ने दूसरा पैतरा चला। महीने भर बाद पत्नी के साथ राजेश फिर गांव आए। उन्हें देखकर अवंतिका खूब प्रसन्न तो नहीं हुई, परंतु यह राजेश का भी घर था, आ तो सकते ही थे। अवंतिका का एक नियम था, सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वह पूजा के कमरे में दरवाजा उड़काकर काफी देर पूजा करती थी। तत्पश्चात पानी इत्यादि ग्रहण करती थीं। खाना वाली बिमला काकी उनकी पूजा करके उठने के ठीक पहले उनके एक बड़े गिलास में नींबू का शरबत अवंतिका के कमरे में रख कर आती थी। उस दिन भी काफी देर के बाद बिमला काकी को लगा कि अब पूजा खत्म होने वाली है। उन्होंने जल्दी से शरबत बनाया और अवंतिका के कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि अवंतिका के कमरे के दरवाजा थोड़ी सा उड़का हुआ है। क्यों है? दरवाजे के दोनों पट हमेशा खुले रहते हैं। दरवाजे के थोड़े से खुले हिस्से से झांकते ही जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आत्मा कांप गई। आरती ने कौन सी नई चाल चली थी? रसोई घर के दरवाजे के पीछे शरबत का गिलास हाथ में पकड़े थर थर कांपती बिमला काकी वहीं खड़ी रहीं, जब तक उन्हें बाहर की तरफ जाते 2 कदमों की आहट न मिली। बिमला काकी, अवंतिका ने प्यार से पुकारा था। शरबत बिमला के हाथ से लेकर अवंतिका अपने पलंग पर बैठ गई। बिमला काकी भी उनके पांव के पास बैठ गई। अवंतिका को लगा कि शायद वह कुछ बोलना चाहती हैं। क्या बात है काकी, इतनी गंभीर क्यों है आज? कुछ बोलना है? बिमला काकी थोड़ी देर में ही बैठी रह गई चुपचाप। हिम्मत बटोरकर उन्होंने अवंतिका को बता ही दिया कि शरबत लाते उन्होंने क्या देखा था। दरवाजे के सामने खड़े होकर अवंतिका को जैसे सांप सूख गया हो।
उनका अपना ही सिक्का खोटा। उनके मुंह से बात ही नहीं निकली। कुछ देर उसके बाद उन्होंने मुंशी जी को बुलाया भेजा। बिमला काकी ने पूरी बातें बताने को कहा। मुंशी जी के भी मुंह से बात ही नहीं निकली। मुझे एक और बात बताना है रानी माँ, बिमला काकी गंभीर होकर बोली थी। पूरे गांव में बहुत दिनों से कानाफूसी हो रही है रानी माँ। जब भी कभी जरूरत होती है तो रामू को वह बुलावा नहीं भेजते, वह खुद ही चले जाते हैं रामू के घर। क्यों भला? अवंतिका जी खुद भी बहुत गंभीर दिख रही थीं। रामू की एक बिटिया है सुहानी। छोटे कुमार कहाँ हैं अभी? यह सवाल मुंशी जी के लिए था। कल रात रामू बहुत बीमार था। आज तड़के सुबह रामू चल बसे। उसी के अंत्येष्टि में लगे हैं छोटे कुमार रामू के घर पर। एक खामोशी गहरा गई तीनों के बीच में। मितभाषी होने के साथ साथ सटीक और त्वरित निर्णय लेने का भी एक बढ़िया स्वभाव था अवंतिका का। अच्छा काकी, यह तो बताओ कि उस लड़की का यानी सुहानी का स्वभाव चरित्र कैसा है? गांव वाले क्या कहते हैं? कौन सी जाति के थे रामू? जाति तो स्वजाति है अपने। बढ़िया लड़की है रानी माँ, एक उंगली नहीं उठा सकता कोई गांव वाला। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, सुगढ़ है, घर के काम काज सारे आते हैं, शांत है। काकी की जगह मुंशी जी ने उत्तर दे दिया था। रानी माँ की मनसा उन दोनों को कुछ कुछ समझ में आ रही थी। अब उन्होंने मुंशी जी और बिमला काकी के सामने तिजोरी से वह नकली वसीयत निकाल कर उसको दिखाई। इस इसका हिसाब कैसे करेगी आप रानी माँ? मुंशी जी उत्सुक थे, चिंतित थे। अपने जीते जी हिसाब कर जाऊंगी मैं, वह कैसे? मुंशी जी के समझ में नहीं आ रहा था कि रानी माँ की क्या इच्छा है। मुंशी जी के जरिए गांव के पंचों को बुलावा भेजा था रानी माँ ने। सारे पंचों को जब उन्होंने यह कहा रामू के देहांत के बाद बिटिया अनाथ है और जवान है, 13वीं की रस्म के बाद ही वह छोटे कुमार की शादी सुहानी से करने की सोच रही हैं, तो सिर्फ पंचों में ही नहीं बल्कि सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक तीर से 3 शिकार किए थे रानी माँ ने। अपने छोटे लड़के का दिल जीत लिया था, सारे गांव वालों का दिल और विश्वास जीता था, अपने परिवार को बदनामी से बचाया था। खूब धूमधाम से मुकेश और सुहानी की शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने राजेश को शादी की खबर दी थी और गांव आने के लिए कहा था। मुकेश की शादी हो गई है सुनकर बड़े भाई राजेश थोड़ी खिन्न हुए थे। उन्हें अपनी शादी का ख्याल आया। शादी हो तो गई, अब क्यों बुलाया माँ ने? राजेश के मन का चोर अस्थिर हो रहा था। माँ का बुलावा हो तो राजेश के मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनिच्छा होते हुए भी राजेश गांव आए। बड़े से बैठक के कमरे में राधे श्याम जी के जमाने के वकील साहब, मुंशी जी, गांव के पंच, बड़े बड़े नामी लोग और माँ बैठी हुई थी। आओ राजेश, तुम्हारे बाबा की वसीयत के बारे में कुछ बातें कहना है। राजेश की अंतरात्मा कांप गई थी। माथे पर पसीना झलक आया था। बरसों के जाने पहचाने वकील साहब तो सिर झुकाए पसीना ही पोंछ रहे थे। राजेश की डर के मारे अंतरात्मा क्यों कांपी? अवंतिका ने वसीयत के बारे में राजेश से क्या कहा? अपने जीते जी सब हिसाब करके जाऊंगी, उन्होंने मुंशी जी से कहा। 4-5 व्यक्ति, मुंशी जी और उनकी माँ, उन्हीं के आने का इंतजार में बैठी थी। सबको एक साथ देखकर तनिक चौंके अवस्थ थे राजेश जी। वकील साहब सिर नीचा करके बैठकर अपने माथे का पसीना पोंछते नजर आए। उन्हें देखकर बहुत घबराहट अवश्य हुई और हुई किसी अनहोनी की आशंका। दाहिने हाथ से जाली वसीयत की कॉपी बाएं हाथ पर धीरे धीरे टोकते अवंतिका जी को देखकर राजेश को और घबराहट हुई। उन्हें पक्का यकीन था कि माँ के इस दुनिया से कूच करने के बाद ही वसीयत खुलेगी।
पर माँ के हाथ में जाली वसीयत देखकर अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि माँ ने इस बेवक्त राजेश को क्यों बुलवाया। काकी, जरा नींबू का शरबत पिलाइए सबको। राजेश और वकील साहब को खास तौर पर बड़ी गर्मी लग रही है। देखो दोनों कैसे माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। रानी माँ का व्यंग सबको समझ में आ रहा था। गांव के पंच लोगों को कुछ कुछ अब अंदाजा हो रहा था कि रानी माँ ने क्यों बुलवाया है उन्हें। अपना वक्त शुरू कीजिए रानी माँ, पंच लोगों ने निवेदन किया। यह जो मेरे हाथ में आप सब देख रहे हैं, यह मेरे पति की वसीयत। 2 सेकंड के लिए अवंतिका जी चुप रह गई थीं और यह चुप्पी वकील साहब और राजेश को 2 युगों के बराबर प्रतीत हो रहा था। बाकी लोग आश्चर्य होकर उनके वाक्य को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। नहीं है शब्द तो उन्होंने बहुत जोर देकर बोला था। यह वसीयत जाली है जो मेरे ही परिवार के किसी ने बनवाई है। पंच लोग तो चुपचाप बैठे रहे। उन्हें शायद इसी बात का अंदेशा था, पर गांव के जो 4 पंच गणमान्य व्यक्ति थे, उनके चेहरे से आश्चर्य टपक रहा था। जैसे आज मैं आप सबके सामने वही उजागर करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप लोगों को भी अपना अमूल्य समय देने का निवेदन करके यहाँ बुलवाया है। पूरे बैठक के कमरे में सन्नाटा छा गया था। बैठक के कमरे में लगे रसोई घर के दरवाजे पर बिमला काकी अपनी सहायिका के साथ बैठी सारा तमाशा देख रही थीं। क्यों वकील साहब, जब मेरे पति ने वसीयत बनवाई थी, आप ही से बनवाई थी और मैं भी वहां उपस्थित थी। वसीयत में मेरे भी दस्तखत थे। वसीयत में मेरे पति ने क्या लिखा था वह मैंने भी पढ़ा था, इसलिए आप इनकार तो नहीं कर सकते। वकील साहब का चेहरा तो बिल्कुल जर्द हो गया था, जैसे किसी ने पूरे बदन से खून ही निचोड़ लिया हो। कोई भी उत्तर देने का साहस नहीं बचा था उनमें। अवंतिका जी का रुक रुक कर बोला गया एक एक वाक्य जैसे उन पर हथौड़ों की तरह बरस रहा था। यह जाली वसीयत और यह जाली दस्तखत बनवाने के लिए राजेश ने आपको कितने लाख रुपए दिए? वकील साहब, आज पंचों के सामने आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। कमरे में बैठे पंचों की और गांव के गणमान्य व्यक्तियों की तो जैसे सांसें अटक गईं। परिवार के बड़े लड़के से यह उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। सब उस पर मन ही मन लानत भेज रहे थे। वकील के साथ राजेश भी चुपचाप बैठे थे। आजू बाजू मैंने आपको 5 मिनट का वक्त दिया वकील साहब। आपके बाद मैं बिना नागा पुलिस बुलवाऊंगी, कारिंदों को भेजकर। अवंतिका देवी की धमकी और भरी आवाज पूरे बैठक में गूंज गई थी। अब वकील साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। आप स्वीकार करते हैं कि राजेश के चक्कर में पड़कर आपने जाली वसीयत बनवाई थी पैसों की खातिर? वकील साहब ने हाथ जोड़कर सिर हिलाया, हामी भरने के उद्देश्य से। कमरे में बैठा हर प्राणी उनकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। एक ही बात शायद सबके मन में आ रही थी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगी वकील साहब कि कितने रुपए की खातिर यह घिनौना काम आपने किया। ना ही मैं राजेश से कुछ कहूंगी कि घर का लड़का होकर उसने यह क्यों किया। मुकेश उसका सगा भाई है, उसको संपत्ति से वंचित करने का ख्याल मन में आया कैसे? की आवाज जैसे बैठक के कमरे में गूंजकर वापस आ रही थी। सुनने वालों के पास अब यह वसीयत किसी काम की नहीं है। अब मेरी विनती है कि जो मैं कहूंगी उसे गांव के गणमान्य व्यक्ति और पंच ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सभी लोग रानी माँ की तरफ उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। अवंतिका ने अपना कथन जारी रखा। जाली वसीयत में राजेश ने कुल 10 एकड़ जमीन मुकेश के नाम रखे थे। बाकी यह राज महल, तमाम
असबाब और बाकी की जमीन जायदाद अपने नाम रख लिया। थोड़ा परिवर्तन मैंने इसमें किया है। अजीब सा सन्नाटा फैल गया था रानी माँ की बैठक में। वातावरण बोझिल हो गया था बहुत। मुकेश अल्पसंतोषी इंसान है। उसे 10 एकड़ जमीन में जिंदगी गुजारने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं मुकेश के साथ ही जिंदगी के आखिरी दिन गुजार लूंगी। राजमहल की पीछे जितनी जमीन है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे और वह तीनों हिस्से वकील बाबू के साथ लिखा पढ़ी करके बिमला का की मुंशी जी और गेट पर बैठे दरबान के नाम होगी। यह राजमहल और इसके तमाम असबाब बेचकर जो पैसा आएगा वह इन्हीं तीनों के अकाउंट में बैंक में ही डलवा दूंगी, जिससे तमाम उम्र उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। राजेश और पुराने वकील साहब को छोड़कर सभी के चेहरों पर आनंद की झलक थी। मुंशी जी, नए वकील साहब को बुलवाइए जरा। पुराने वकील साहब बहुत बुरा चौंक गए थे। शहर से आकर बाहर बरामदे में ही बैठे थे शायद नए वकील साहब। पुराने वकील साहब से बस इतना कहना है कि आज के बाद उनकी तनख्वाह इस महल से नहीं निकालेगी और इससे हमारा कोई रिश्ता अब नहीं रहा। हमारे कोई भी कानूनी कार्यवाही वह नहीं कर पाएंगे। पुराने वकील साहब का चेहरा तो बस देखने लायक ही था। राजेश, तुमसे बस इतना कहना है कि आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। तुमसे सारे नाते रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद समाज यह जानेगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मुकेश। दृढ़ स्वर में अवंतिका बोलती जा रही थी। आबाक नेत्रों से गांव के गणमान्य व्यक्ति और पंच उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे। राजेश का चेहरा तमतमा गया था। अवंतिका ने जरा भी तवज्जो नहीं दी उसको। राजेश तमक कर खड़े हो गए थे और वकील साहब दोनों उठकर जाने लगे। अवंतिका ने अपना बोलना जारी रखा। एक बात और राजेश, महल के सामने से तुम्हारे हिस्से की जितनी भी खेती लायक जमीन तुमने रखी वह कांटों की तार से घेर दोगे। मुझे सुबह का सूरज उठने के साथ साथ वह जगह घिरी हुई दिखना चाहिए। जाते जाते भी 1 सेकंड के लिए राजेश के पांव रुक गए थे। तमतमाए हुए चेहरे से माँ की तरफ घूर कर देखा, फिर तेज तेज चलते हुए बाहर निकल गए थे वकील बाबू के साथ। दूसरे दिन सुबह अवंतिका जब पूजा करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए निकली तो कांटों वाली तार की बाढ़ से जमीन घिरी हुई थी। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद यह कांटों वाली तारों की बाढ़ सिर्फ जमीन में नहीं, दिलों के बीच में भी लग गई थी। महीने भर में मुकेश के हिस्से की जमीन पर एक 4 कमरों वाला सीधा सादा मकान बनवाया अवंतिका ने। महल के पीछे की जमीन के 3 हिस्से के महल के सारे असबाब बिकवा कर उन तीनों के अकाउंट में पैसे डलवा भी दिए। अवंतिका ने माँ की उदासी, माँ का बुझा हुआ मन मुकेश के साथ साथ उनकी पत्नी भी बहुत समझती थी। जिंदगी और वक्त रुकते कहाँ है किसी के लिए। वक्त गुजरता गया। गांव के कतिपय व्यक्तियों और पंचों के सामने अवंतिका ने राजेश और पति के जमाने के वकील की पोल पट्टी खोल दी थी। वकील से यह स्वीकार करवा लिया था कि राजेश के दिए हुए पैसों के लालच में उन्होंने नकली वसीयत बनवा दी थी। नकली वसीयत में राजेश ने जितनी भी जमीन अपने नाम रखी थी अवंतिका जी ने उतनी ही जमीन उसे दी। मुकेश के हिस्से वही 10 एकड़ जमीन ही रखी, परंतु दोनों जमीनों के बीच में कांटों वाली तार की एक बाड़ लगवा दी। अपने जीवन का आखिरी समय उन्होंने मुकेश के साथ रहने का ही निर्णय लिया था। महल के पीछे वाली जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर मुंशी जी, बिमला की और गेट पर बैठे दरबान के नाम कर दी। महल में जितना भी असबाब था वह सब बिकवा कर इन्हीं तीनों के नाम बैंक में पैसा जमा करवा दिया। गांव के लोगों के सामने और पंचों के सामने राजेश को त्याज्य पुत्र
का दर्जा दे दिया और अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब तक का अपने परिवार का पूरा विवरण दादी के मुंह से सुनकर रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। गलती तो ताऊ जी की थी दादी, उन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी। अवंतिका का चेहरा गंभीर और नम आंखें हो थीं। उन्होंने ना बोलने के उद्देश्य से सिर हिलाया था। अहंकार और कुबुद्धि से भरा उनका मन गांव के लोगों के सामने माफी कैसे मांगता। उसने शायद उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं सबके सामने उससे रिश्ता नाते सब तोड़ दूंगी। उसके बाद कभी ताऊ जी आपसे मिलने नहीं आए दादी? रिया के बाल मन में उठते सवालों का कहीं अंत ही नहीं था। रिया बेटा, अंदर जाओ और पढ़ने बैठो। तुम्हारे दादा पढ़ रहे हैं, वहीं जाओ। तो सुहानी ने बात को यहीं खत्म करके रिया को अंदर भिजवा दिया और खुद अपनी सासू माँ के बाजू से बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया था उसने। रिया के इस निशब्द सतावना से अवंतिका का मन तनिक शांत हुआ। अब सुहानी अपने विगत जीवन के बारे में सोचने लगी थी। अवंतिका को अब मुकेश की चिंता सता रही थी। सुहानी सोच रही थी कि वह जो बड़े भैया सबके सामने अपमानित होकर गए, तो उसके बाद कभी गांव में वापस आए ही नहीं। क्या कभी माँ की याद नहीं आई उनको? माँ का मन उन्होंने कभी नहीं समझा? एक बार भी माँ से क्षमा याचना का ख्याल क्यों नहीं आया उनके मन में? ना अपनी कोई खबर उन्होंने दी, ना हम लोगों की कोई खबर उन्होंने ली। कितने आश्चर्य की बात है। मुंशी जी बराबर इनके साथ बने रहे। बिमला काकी रोज आती, सारा दिन रहती, रसोई का काम संभालती। आज भी हमारे भी 2 बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए। मुंशी जी जब कभी शहर जाते बीच बीच में उनकी खबर लाते। उड़ती उड़ती सी खबर है कि बड़े भैया का भी एक लड़का है, वह भी बहुत बड़ा हो गया है। देखो तो बहू, आशीष आए हैं शायद। अपनी बूढ़ी आंखों को तनिक छोटा करके फाटक की तरफ देखती हुई अवंतिका बोली थी। मुकेश के बड़े बेटे का नाम आशीष है। आशीष? वह तो कमरे में बैठा पढ़ रहा है। आपने बाहर कहाँ देखा आशीष को माँ? मेरी बूढ़ी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। आशीष ही है गेट पर। गेट खोलकर आया तुलसी के चौरे तक। ये होंगे माँ बाप आपके बेटे? दूध आपको लगा होगा कि आशीष है। अरे नाना, वही कद काटी, वही दुबला पतला लंबा लड़का मुकेश तो भरे पूरे बदन का ऊंचा आदमी है। अवंतिका अभी भी फाटक की तरफ ही देख रही थी। मैं देख कर आती हूँ कौन है। अगर आपके बेटे ही होंगे तो फाटक पर रुक क्यों गए? आए क्यों नहीं अंदर? सुहानी भी चिंतित हो गई थी। आंगन में तुलसी के चौरे के पास से बाहर की तरफ देखा उसने। फाटक तो सचमुच खुला था। शाम को जब तुलसी में दीपक लगाने गई थी तो फाटक बंद था। कोई तो आया था, पर कौन? डर के मारे वापस घर के अंदर आ गई थी सुहानी अपनी सासू माँ से, मगर वह कुछ बोली नहीं। अवंतिका तो मुकेश के बारे में सोच रही थी कि इतनी देर कहाँ हो रही है उसे, परंतु सुहानी के मन में आंधी उठ रही थी कि कौन आया था। यह कौन हो सकता है जो तुलसी के चौरे तक आया और आकर वापस चला गया। अधिक देर इंतजार नहीं करना पड़ा दोनों को। तेजी से चलते हुए मुकेश अंततः घर में आए। अरे माँ, वह खेतों में काम करता है, एक मजदूर। उसका छोटा बच्चा बहुत बीमार था, उसे लेकर बाजू वाले गांव के अस्पताल में हम सब गए थे। 3-4 लोग। वहीं से लौटने में बड़ी देर हो गई। मुझे पता था तुम बहुत चिंतित हो रही हो, पर क्या करता, जाना पड़ा माँ। अभी कैसा है बेटा वह बच्चा? बच्चे की तबीयत संभल गई, तभी आकर हम चारों वहां से लौटे हैं माँ गांव में। रात काफी हो गई माँ, तुम दोनों को इस तरह दरवाजा खोलकर नहीं बैठना चाहिए। ना आंगन का फाटक क्यों खुला था? क्यों आया था का क्या कोई?
माँ की बात सुनने के बाद बड़ा सा टार्च लेकर वह तुलसी के चौरे तक कूद गया। डरती डरती पीछे पीछे सुहानी भी गई। तुलसी के चौरे के पास ही एक बंडल पर मुकेश की नजर पड़ी। लपक कर उठा लिया था उसने। यह क्या है भला? गोल गोल मुड़ा हुआ कागज का एक बड़ा सा पैकेट था। उसको हाथों में लेकर घर में अंदर बाहर दरवाजा उसने बंद कर लिया था। यह क्या है रे मुकेश? उत्सुकता बस अवंतिका ने पूछ लिया मुकेश से। खोलता हूँ माँ, देखो तुम भी देखो। वह कागज का बंडल जब खुला तो मुकेश, सुहानी और अवंतिका तीनों की आंखें आश्चर्य के मारे फैल गईं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यही है वो मुकेश, यही है असली वसीयत जो तुम्हारे बाबा ने बनवाई थी मेरे सामने। मुकेश और सुहानी ने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। यह एक पत्र भी है माँ, इसी पत्र में यह वसीयत लिपटी थी। मुकेश बोले थे। आदरणीय दादी माँ, मुझे अभागे का प्रणाम स्वीकार करें। अवंतिका ने आश्चर्य से मुकेश और सुहानी की तरफ देखा था। उनके दोनों तरफ वह दोनों खड़े थे, पत्र पढ़ रहे थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने अपने आप को अकेला पाया। मुझे अपने घर में प्यार की जरूरत महसूस हुई। जब सबके घरों में दादा दादी होते थे तो मेरे घर में कोई क्यों नहीं है? मैंने अपनी माँ से अपनी जड़ों के बारे में पूछा। मुझे अपने परिवार के बारे में ना तो कभी पापा ने बताया और ना ही कभी माँ ने बताया। मेरे नाना जी से पूछने पर भी वह मौन साधे रहे। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरा परिवार कहाँ से ताल्लुक रखता है और कौन है। मेरे दादाजी का नाम क्या है? अवंतिका का मन पिघलने लगा था। अब उन्होंने जोर से पढ़ना बंद कर दिया था। ढेर सारी दौलत और उस दौलत के लालच में ढेर सारे दोस्त हमेशा बने रहे मेरे साथ। मेरी माँ हमेशा पार्टियों में और अपने दोस्तों में व्यस्त रहीं। पिताजी रोज सुबह से वकालत और उनके क्लाइंट्स में बिजी रहे और रात को शराब में डूबे रहे। मुझसे कोई बात कभी नहीं करता प्यार से लिपट कर। कोई नहीं कहा कि सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई। अवंतिका निःशब्द आंसू पोंछती जाती और चुपचाप पढ़ती जाती। उनके बाजू से खड़े सुहानी और मुकेश भी पत्र पढ़ ही रहे थे। उनके साथ वक्त बीतता गया और मैंने कुल दो बातें सीखी। शराब बुरी चीज है और मुझे पढ़ना है। अपने पांव पर खड़े होना है। मन में उत्सुकता बनी रही अपनी जड़ों तक पहुंचने की और खबर लेने की। मैं कॉलेज में पहुंच गया। इस बीच में दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में माँ और बाबा दोनों का देहांत हो गया। बाबा शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अवंतिका की सांसें तेज चलने लगीं। किसी ने अपन को खबर नहीं दी बेटा? तुझे पता था क्या? मुंशी जी शहर तो जाते रहते हैं बीच बीच में, उन्हें शायद खबर लगी हो, पर मुझे उन्होंने बताया नहीं कभी। शायद जानबूझकर ही। मुकेश माँ से कभी झूठ नहीं बोलते तो इतना अवंतिका को मालूम था। बस वापस चिट्ठी पढ़ने लगी थी। अवंतिका आंसू पोंछकर आंखें साफ करके फिर पढ़ शुरू किया। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मेरे दोस्तों की नज़र शायद आशीष पर पड़ी। उन्होंने हर तरह से मुझे चिढ़ाना शुरू किया। यह बिल्कुल तेरे जैसा कैसे दिखता है? तो गांव का तेरा कोई है क्या? नाना तरह के सवाल उनकी तरफ से आते। एक दिन मैंने कॉलेज के ऑफिस में जाकर पता किया कि आशीष किस गांव से है। इस बीच में आशीष ने हॉस्टल छोड़ दिया। पता लगा कि प्राइवेट कैंडिडेट के हिसाब से परीक्षा देगा। अब वह कॉलेज नहीं आएगा। मेरे दोस्तों के परेशान करने से त्रस्त होकर उसने हॉस्टल छोड़ा था। एक अजीब सी बेचैनी पत्र पढ़ने वाले तीनों के मन में चल रही थी। बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ भेजा खबर लेने के लिए। आशीष और चाचा जी को यहाँ हर कोई पहचानता था। अपने परिवार की खबर मिलते मुझे देर नहीं लगी। बाबा के किए गए अन्याय की खबर भी मुझे पूरी तरह से ही यहीं से मिली। सच बात कहता हूँ दादी माँ, मैं छटपटा गया था। बहुत बड़ा अन्याय किया था बाबा ने
और सबसे बड़ा अन्याय किया था आपसे अपने कर्मों की माफ़ी न मांगकर। वातावरण बहुत भारी हो गया था। थोड़ी देर तो अवंतिका जी चुपचाप खड़ी ही रह गई थीं। उत्तेजना के मारे हाथ पांव कांप रहे थे उनके। मुकेश ने धीरे से तख्त पर बैठा दिया था उन्हें। उनके दोनों तरफ वापस पति पत्नी दोनों बैठ गए थे और पत्र पढ़ने लगे थे। बाबा के देहांत के बाद आधी रात को बाबा के कमरे में जाकर उनकी तिजोरी को पहली बार खोला था। यह असली वसीयत मुझे वहीं मिली। इतने सालों बाद इसका कोई मतलब या औचित्य तो नहीं है, फिर भी यह आप तक पहुंचाना मैंने जरूरी समझा। बाबा ने कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी। दादी माँ, मैं बाबा का कसूर स्वीकार करता हूँ। उनकी एवज में आपका पोता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यदि आप माफ़ कर देंगी या चाचा जी माफ़ कर देंगे तो मेरे पिता की आत्मा को अवश्य ही शांति मिलेगी। सबसे बड़ी बात, मैं शांति से जी सकूंगा दादी माँ। आपका अभागा पोता। काफी काफी देर तीनों शांत होकर बैठे रह गए। सुहानी मुस्कुराकर सोच रही थी, परिवार का सच्चा बेटा है आलोक, बहुत मस्त लड़का लगता है। मुकेश मुस्कुराकर सोच रहे थे कि अब जाकर काल का चक्र पूरा घूमकर अपनी जगह पर वापस आ गया है। मुकेश, एक काम करना बेटा, कल सुबह मुंशी जी को बुलाकर आदेश देना कि शहर जाकर आलोक से यह कहे कि दादी माँ ने संदेश भेजा है कि यह भी उसी का घर है। गांव में आकर रहा करे, कभी कभी हम सब बहुत खुश होंगे। अवंतिका उठ गई थी अब अपने कमरे में जाने के लिए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति विराज रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।